एनसीईआरटी पेज 123 में ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11th लाइन में एक सेंटेंस दिया है, अ फिजिको केमिकल अप्रोच एंड यूज सेल फ्री सिस्टम टू इन्वेस्टिगेट। मिला? यस सर। एक्चुअली में सेल के बारे में ये बात है कि अगर आप सेल के फिजियोलॉजिकल या फिर अगर उसके बिहेवियर का बात करते हो और अगर आपको इसके बारे में स्टडी करना है तो आप क्या करते हो कि आप उसका फिजियो केमिकल अप्रोच से उसको स्टडी करते हो। फिजियो केमिकल अप्रोच। अभी फिजियो केमिकल अप्रोच का मतलब क्या, वही उस लाइन में लिखा हुआ है, अ फिजियो केमिकल अप्रोच एंड यूज सेल फ्री सिस्टम टू इन्वेस्टिगेट। अब अप्रोच क्या है वो देखो, दिस अप्रोच इनेबल्स अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म। The approach is stabilized by analysis of living tissues of element and compound। मिला? यहां तक ठीक है? यस सर। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सेल का हर एक ऑर्गेनेल क्या काम करता है और कैसे काम करता है, तो आप इस ऑर्गेनेल को बाहर निकालिए, उसको सेल फ्री मीडियम में रखिए और देखिए उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है उस सेल में। सेल में जो भी चेंज आएगा मतलब कि वो काम वही सेल ऑर्गेनेल कर रहा था, है ना? तो इसको बोलते हैं फिजियो केमिकल अप्रोच। उसके फिजिकल साइज और केमिकल जो सिंथेसाइज कर रहा है उसके हिसाब से उसको एनालाइज करते हैं। और दिस फिजियो केमिकल अप्रोच देखो, थर्ड फोर्थ लास्ट टाइम देखो, दिस फिजियो केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। मिला? रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी मिला कि नहीं मिला? हाँ मिल गया। नीचे से थर्ड लाइन, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। सर तो मतलब ऑर्गेनल को बाहर निकाल के रखना है। ऑर्गेनेल ये मान लो सेल है, हम चाहते हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है ये पता करें, माइटोकॉन्ड्रिया को इस सेल के बाहर निकाल दें। यस सर। अब जो भी काम ये माइटोकॉन्ड्रिया करता होगा वो सब चीज का इस सेल में कमी हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। ओ अच्छा, हाँ ये समझ पता गई। चल गया। उसके अलावा यस आप सर। उसी चीज को एनालाइज कंफर्म करने के लिए भी कर सकते हो कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को सेल फ्री मीडियम में, सेल फ्री मीडियम मतलब किसी टेस्ट ट्यूब में जिंदा रहने लायक न्यूट्रिएंट दे लो। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जो कुछ भी बनाएगा खुद से वो ऐड करेगा। जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, तो उस सेल यस जो भी सर। मीडियम हम इसमें डालेंगे उस मीडियम से ये माइटोकॉन्ड्रिया जिंदा रहेगा, काम करेगा और क्या बना देगा? एटीपी। एटीपी। तो वो एटीपी हमको इस मीडियम में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, हाँ मिलेगा। और वही एटीपी इस सेल में लैक करेगा। इससे ये बात साबित हो गई कि अच्छा इस सेल में कमी हुआ सिर्फ एटीपी का और यहाँ पे सिर्फ एटीपी बना, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहा था। समझे बात? यस सर। तो रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी क्या होता है ये समझ में। अब देखो अगला पेज में, उसमें मतलब उसी पेज में नेक्स्ट साइड में ऊपर से थर्ड लाइन, डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन पब्लिश्ड इन नेचर। मिला? मिला ये लाइन? थर्ड लाइन, नो सर। GN रामाचंद्रन का इमेज दिख रहा है, फोटो? ये सब मिला। मिला? तो GN रामाचंद्रन वाला जो था उसमें थर्ड लाइन, उसी में थर्ड लाइन जो है वहां पे, तो डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। देखो हेलिकल स्ट्रक्चर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऐसा। दिस इज हेलिकल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसा है? हेलिकल। तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, कोलाजन क्या है? एक प्रोटीन है, कोलाजन फाइबर आप लोग पढ़े होंगे, कार्टिलेज में होता है, याद आ रहा है? कार्टिलेज बोन सिस्टम में कोलाजन फाइबर्स होता है। तो ये किए थे और ये पब्लिश हुआ था नेचर में। नेचर सबसे रेप्यूटेड मैगजीन है अभी साइंटिफिक रिसर्च का इंडिया में, अगर हम बात करें तो। अगर कभी पढ़ने का मन हो तो बोलना, भेज देंगे नेचर मैगजीन। जो भी नया नया रिसर्च होता है इंडिया में उसको इस मैगजीन में पब्लिश करते हैं।
ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम एक और चीज का बात कर रहे थे कि ये तो हुआ, उसके अलावा ये कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन पे रिसर्च किए थे। कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये जो नाम हम अभी बोले कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इसमें ये जो कन्फर्मेशन है इसके बारे में आप एक्चुअली में सीखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी साल केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 ही चैप्टर पढ़ना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको, एक है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा हाइड्रोकार्बन। तो अगर अच्छे जगह से पढ़ोगे, जैसे जो वीडियो हम भेजे उस तरह का कोचिंग, एलएनई आकाश का कोचिंग का वीडियो से देखोगे तो ये कंफर्मेशन तुमको जीओसी में मिलेगा, और लोकल कहीं पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाया जाएगा और वहां पे तुमको हाइड्रोकार्बन में मिलेगा। देखो जीओसी का मतलब बता रहे हैं, ये क्या है, इसका कोई नाम बता सकता है? इसका नाम कोई नहीं बता सकता। हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे 10th में, याद आ रहा है? 8th से होगा, इथेन। हाँ इथेन, बिल्कुल इथेन, ये एक अल्केन है। इसका स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? हाँ। बट अगर हम इसी इमेज को 3D में देखने की कोशिश करें तो हम रिप्रेजेंट करते, देखो कितना कार्बन है, 2 कार्बन। 2। इसको थोड़ा साफ करने दो हमको, इसको समझाने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। अब हम उस 2 कार्बन को 3D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले कार्बन को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे कार्बन को एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई दिक्कत? देखो एक्चुअली में कैसे होगा, देखो एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, ऐसा से 2 कार्बन होगा। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन होगा, एक ऐसे और एक ऐसे। समझ में आ रहा? अगर ऐसे करके दिखाएं तो एक इधर और एक नीचे। आ रहा समझ में? बोलो। एक सेकंड, शायद सौरभ आ रहा है, नहीं अभी नहीं दिख रहा फिर। तो यही 3। तो देखो अब हम इसको वापस से शो कर रहे हैं। एक ये पहला कार्बन को दिखा रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ, ये पहला कार्बन। अब ये जो ये डॉट से दिखाए हैं, मतलब ये एक्चुअली में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। ऐसा देखो, ये वाला चीज दिख रहा है ऐसे, एक कार्बन यहाँ है, यहाँ पे एक कार्बन जिसको डॉट मतलब सर्कल से दिखा है, जो तुम्हारे सामने है। और जो पीछे वाला कार्बन है, पीछे वाला, इसको डॉट से दिखा है। इस वाले को डॉट से दिखाएं जो कि यहाँ है, मतलब यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे ये बड़ा वाला सर्कल है। समझ में आ रहा है रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट किए हैं? यस सर। अब देखो बड़े वाले सर्कल से जोड़ रहे कार्बन हाइड्रोजन, 1 2 3। देखो 2 कार्बन, एक डॉट और एक सर्कल, और 6 हाइड्रोजन दिखा, देख रहे हो? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो, समझने का चीज है, जल्दी बोलो। ठीक है, ठीक है ना? हाँ। हाँ यस सर। अच्छा, इसी चीज को अगर हम मान लो कि इस वाले कार्बन को, जो ये रेड वाला है, इसको हम थोड़ा सा घुमा दिए, घुमाएंगे तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर आएगा? देखो तो इस पे तो जो हाइड्रोजन था वो जहां था वहीं है, बट ये हाइड्रोजन देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला, या इसको ब्लैक ही कर दे रहे हैं, इस वाले को ब्लैक कर रहे हैं। ये वाला देखो घूम के यहाँ पहुंच गया, ये वाला यहाँ पहुंच गया, और इधर वाला यहाँ पहुंच गया। अभी भी बताओ, ये C2H6 है, ये भी C2H6 है। देख रहे हो दोनों में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है दोनों में, बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है। डिफरेंट है, इसीलिए कन्फर्मेशनल चेंज। एक्चुअल सेम ही है मॉलिक्यूल, बट उसका 3D स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। देखो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ये तुमको याद रखना होगा जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ये वाला लीस्ट स्टेबल, ये वाला एक्चुअली मोस्ट स्टेबल होता है। देखो एक्चुअली में है क्या ना कि यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस है, तो रिपल्सन थोड़ा कम होगा। यहाँ देखो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के बहुत नजदीक है, तो रिपल्सन करेगा, रिपल्सन लगाएगा एक दूसरे पे, है ना? तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा, तुरंत से मुड़ना चाहेगा। समझ गए बात?
यस सर। तो इस तरह के ये भी एक तरह का आइसोमर है। आइसोमर आप पढ़े थे 9th में, क्या किसको बोलते हैं? जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम हो। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम हो। तुम लोग आइसोटोप पढ़े थे, आइसोमर नहीं। आइसोमर 10th में पढ़ना है। आइसोमर बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। जानते हो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? या इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? ये हम आपको बताए थे 10th में। ये है ईस्टर। कितना कार्बन है देखो तो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितना? इसमें 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ऑक्सीजन कितना है? 2। ठीक है। अब देखो जरा इसी को ऐसे ही बनाना है। देखो 1 2 3 4 5 6 हुआ ना? 3 3 6। हाँ, कार्बन तो 6 है दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन भी 2 दिख रहा है। हाइड्रोजन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी बताओ इन दोनों में। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, साफ साफ बता रही है ईस्टर है। और ये क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल। OH कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O OH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ OH होता ना तब बोलते हैं अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये पढ़े होगे तुम लोग, इथेनॉइक एसिड मिथेनॉइक एसिड, सब में यही तो होता है C डबल बॉन्ड OH। समझे? तो दीज टू आर आइसोमर। इसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। इस आइसोमर को क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। देख रहे हो, ये ईस्टर है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये दोनों आइसोमर इस कन्फर्मेशनल आइसोमर, क्योंकि इनका कन्फर्मेशन सेम नहीं है, डिफरेंट है। समझे बात? ठीक है ना? समझ गए? इस कन्फर्मेशन को समझाने के लिए बस इतना बताए थे। नेक्स्ट इज रामाचंद्रन प्लॉट। ये 2019 में पूछा था। रामाचंद्रन प्लॉट ये यही दिए थे, रामाचंद्रन दिए थे। इट वाज फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन, हेल्प्स इन स्टडी ऑफ कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन। पूछा था कि रामाचंद्रन प्लॉट इज रिलेटेड विथ, तो आंसर था प्रोटीन। ठीक है? ठीक है, दिक्कत है? बस इतना ही पूछना है। बोलो बोलो। कुछ बोल रहे हैं ऐसा? सर पूछ रहे थे बस इतना ही ना, बस कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन हाँ मतलब हाँ, रामाचंद्रन प्लॉट क्या बता रहा था? तो इट वाज फॉर द हेल्प्स इन स्टडी ऑफ कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन। सिर्फ इतना ही। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में हम मतलब पढ़ाए तो थे बट बताए नहीं थे, एक्चुअली टेस्ट के लिए बचा के रखे हुए थे। आज दया आ गया, हमको लगा कि तुम लोगों को शायद नहीं ही मिलेगा, बता देते। एनसीईआरटी का लाइन है। क्वेश्चन इज कि कौन सबसे पहली बार बोले थे कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट? हु टोल्ड दैट? Swan. ठीक। Who told that presence of cell wall is
कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। तो आंसर इज स्वान। स्वान जूलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे? zoologist, Zoologist. जूलॉजिस्ट थे। मतलब ये भले ही जूलॉजिस्ट थे, बट यही पहली बार बोले थे कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलता है? plant cell, प्लांट में। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ उसको भी हटाए ना, no, क्योंकि एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी पेज नंबर 126 थर्ड लाइन। He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is unique character of plant cells. मिला? नहीं मिल गया। चलिए, तो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बहुत सारे सेल्स का साइज दिया हुआ है यहाँ, जो शायद हम लोग लिखे थे नहीं लिखे थे, हम श्योर नहीं है, बट आज चाहने के लिख लें। माइकोप्लाज्मा का हम लोग साइज लिखे थे। हाँ वो 0.3 माइक्रोमीटर। ये उसका क्या है? लेंथ है। Radius. लेंथ लेंथ लेंथ। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर, ये भी उसका क्या है? लेंथ। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट सेल कौन सा? ये तो आपको पता होगा, बताइए। No. Sorry. Oh. Ostrich. नेक्स्ट इज ह्यूमन आरबीसी का ह्यूमन आरबीसी, दिस इज 7 माइक्रोमीटर, और ये उसका क्या है? Diameter. डायमीटर। मतलब अगर आपसे रेडियस पूछे तो आपको 3.5 बताना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, न्यूरॉन, हाँ न्यूरॉन। चलिए, ये अब इसका पॉइंट नहीं है, बस एक सिंपल पॉइंट लिखेंगे। दे मे बी, सेल के साइज के लिए, सेल मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉल्यूमिनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, और इवन इरेगुलर। ठीक है, इतने तरह का हो सकता है। ठीक है, फिर हमने लास्ट क्लास में सेल के डिफरेंट साइजेस के बारे में पढ़ा था, शेप के बारे में। 4 बेसिक फॉर्म पढ़ा था हमने, 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। कौन कौन सा? एक हमने पढ़ा था कोकस, किस शेप का होता था ये? स्फेरिकल, स्फेरिकल, वेरी गुड। नेक्स्ट इज बैसिलस, ये किस का? रॉड शेप्ड। फिर हमने पढ़ा Rod shape. विब्रियो, Comma shaped. कॉमा लाइक। एंड लास्ट में हमने पढ़ा था स्पाइरुलम, Spiral. Spiral. ये स्पाइरल शेप का था। हमने लास्ट क्लास में सबका डायग्राम भी देखा था, इमेज भी देखा था। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत? ठीक है ना? ठीक है, लिख लेते सर एक मिनट। लिख लो लिख लो लिख लो, हम कब रोके? नेक्स्ट इज, हमने बात कर लिया इस सब साइज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लास्ट क्लास में जब हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में, क्या बोलते हैं, जो हम सबको व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल किए थे, डाउट किया है, उसमें गर्ल्स वाले बैच में आयशा थी और क्या नाम है, सना। वहाँ हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करा था, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिखना है। पेज नंबर 128, फर्स्ट लाइन। Prokaryotes have cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma, means कि except mycoplasma। mycoplasma क्या है? Smallest cell. हाँ, PPL। except mycoplasma,
ऑल बट सर हम एक हैव, जगह देखे थे, उसका अलग नाम था। किसका अलग नाम था? इसका मतलब माइकोप्लाज्मा को साइंटिफिक नेम एकदम अजीब से। नहीं, mycoplasma और PPLO have except all have cell wall, ठीक है। और यहीं पे नोट करके एक पॉइंट लिख लो, एक्चुअली चैप्टर 2 में तो पढ़ाएंगे ही, बट यहाँ पे फिर से एक बार देख ही लेते हैं। एक एंटीबायोटिक्स होता है, इसके बारे में भी बताए थे। एक एंटीबायोटिक्स होता है, नाम क्या है उसका? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। ये जो Yes, sir. पेनिसिलिन है, इट Penicillium notatum. inhibits the microbial growth, it inhibits the microbial growth inside our body by inhibiting the formation of प्रोटीन। सेल वॉल। ये जो पेनिसिलिन है ना, ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में ग्रो करने से रोक देता है। क्या, क्यों रोकता है और कैसे रोकता है भाई? तो ये रोकता क्या है कि एक्चुअली में कोई भी अगर मान लो प्रोकैरियोट या कोई भी बैक्टीरिया को अगर डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड करके जन्म तभी ले सकता है, नया फॉर्म तभी बना सकता है, जब ये पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और उसके ठीक ऊपर एक सेल वॉल का लेयर आ जाए। अब ये सेल वॉल भी आ गया तो ये बैक्टीरिया जिंदा हो गया। जिंदा हो गया मतलब कि अब ये फंक्शनल हो गया, ठीक है। बट अगर ये सेल वॉल का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाए, अगर ये सेल वॉल फॉर्म ही नहीं कर पाए, तो ये बैक्टीरिया जिंदा रह पाएगा क्या? नो सर। बैक्टीरिया डाई कर जाएगा। और जब भी ऐसा होगा तो हमारे बॉडी में उसका माइक्रोबियल ग्रोथ क्या हो जाएगा? क्या होगा? इनहिबिट होगा। लेकिन अब सोचो तो पेनिसिलिन क्या करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन को रोकता है, इसलिए बैक्टीरिया मर जाता है। अगर माइकोप्लाज्मा में ये सेल वॉल होता ही नहीं है, तो क्या ये पेनिसिलिन इस माइकोप्लाज्मा पे काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं। पेनिसिलिन does not act on mycoplasma as it does not have cell wall। समझे बात? क्या दिक्कत है? नेक्स्ट इज, हम लोगों ने पढ़ चुके थे कि ये जो प्रोकैरियोट है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये कैसा है? हमने पढ़ा था इनका जेनेटिक मटेरियल नेकेड है। नेकेड मीन्स बिना सेल वॉल। इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है। अच्छा, उसके अलावा हमने एक बात और यहाँ जाना था कि इट लाइज क्या जाना था हमने? इट लाइज फ्रीली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फ्रीली ये फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। ठीक है, दिक्कत है? ठीक है या दिक्कत है? बोलो बोलो जल्दी। सबका आवाज कहाँ चल गया? ऐसा ठीक है? यस सर, हाँ ठीक है। ठीक है। इन सब के अलावा लास्ट क्लास में हम जब डायग्राम देख रहे थे तो हमने प्लाज्मिड के बारे में भी कुछ सुना था। क्या था प्लाज्मिड? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलो। क्रोमोसोम में जो डीएनए है उसके अलावा जो डीएनए है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। ये कैसा होता है? ये सिंगल राउंड शेप।
सर्कुलर होता है। ये क्या करता है भाई? प्रोवाइड्स, ये एनसीटीज के लिए एक बहुत अच्छा नाम लिखता है, प्रोवाइड्स, हाँ ऐसे, प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक, प्रोवाइड्स यूनिक फेनोटिपिक, फेनोटिपिक अब समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रोवाइड्स यूनिक फेनोटिपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरिया, प्रोवाइड यूनिक फेनोटिपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। और ये यूनिक फेनोटिपिक कैरेक्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नहीं, हटाएं? चल लिख दो। नहीं हटाइए नहीं। लिखो लिखो लिखो।